Hello guys, this video for my 26 students with the help of January 26 students. This video is very benefit for all. So let's begin this video. What inside this video? बेसिकली इस वीडियो में होने क्या वाला है, इसमें हमने क्या करा है कि जो माई 26 स्टूडेंट्स हैं और वो भी जो इंटरमीडिएट के हैं, तो उनके लिए जो जनवरी में जिन्होंने भी उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाई है, हमने उन सबको सबकी जो टिप्स है, स्ट्रेटेजी है, उस इस वीडियो में वो इंक्लूड करी है। मतलब उन्होंने ही सबने अपने आप ही बोला है। तो मतलब बेसिकली आपको उनकी टिप्स, स्ट्रेटेजी, उनका जो उन्होंने फॉलो करा है जिसकी वजह से उनकी एग्जाम्शन आई है, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो आप बैठ जाइए और कुर्सी की सीट पूरी टाइट करके बैठ जाइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है मई 26 के लिए। हाय। इन एडवांस अकाउंटिंग जो सिंगल चैप्टर्स है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गए, बायबैक, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज, वो चैप्टर हाई वेटेज होल्ड करते हैं। सो आपको उसके ऊपर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक एवरी सिंगल एस्पेक्ट के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए उसकी। प्लस एएस जो बहुत प्रैक्टिकल्स है, जैसे एएस 10 हो गए, 12 हो गए, फिर 16 हो गए, 13 हो गए, वो सब चैप्टर्स, वो भी प्रैक्टिकल्स जो है वो ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं, क्योंकि जनरली अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। सो आपको उसके ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और थेरी थेरी में भी होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो आप फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल्स रादर देन ऑन थेरीज। बट मैं तो बोलूँगी एक बार के लिए सारे चैप्टर्स कर लेना चाहिए, बट टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो रादर देन थेरी चैप्टर्स। तो गाइस, अकाउंट्स में एग्जाम्शन लाने के लिए बेसिकली आपको अपने वीक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तो करते रहते हैं, पर वीक को ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे हमारी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको डर लगता है अमालगमेशन से, कंसोलिडेशन से, तो आप उन पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, या AS22। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ब्रांच को इग्नोर कर सकते हो, कि ब्रांच आता भी 5-6 नंबर का, उसका वेव उसमें है भी बहुत ज़्यादा, तो आप उस चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो वीक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया था, और ब्रांच जैसे चैप्टर है उन पे इग्नोर किया था। तो आप अपने एक ही फैकल्टी के उसको रेफ़र करिए, कोई चेंज ना करिए कि बार बार फैकल्टी बदलनी है। जिससे खरीदिए क्लास, उससे ही नोट्स, उसकी वीडियो ही रेफ़र करिए। तो बस आप कंसिस्टेंट रहिए, तो अकाउंट्स में आराम से आपके एग्जाम्शन आ जाएगी। थैंक थैंक यू ब्रो। आप लॉ में क्या करो ना, शुभम सिंगल से अगर आप पढ़े हो तो उनका बुक हो आपके पास, अगर नहीं पढ़े हो तो उनका बुक ऑर्डर कर लो, है ना। और उनका रैपिड रिवीजन होता है, एक स्क्रिबल वाला, एक बुक से पढ़ाने वाला, है ना। बुक से पढ़ाने वाला पहले देख लो और कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाएंगे, फिर स्क्रिबल वाला भी कर लो, है ना। वो लिख लिख क्या कराते हैं, तो उनसे आपको कॉन्सेप्ट में ग्रिप आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये 2 चीज़ हो गया। तो जैसे ही एक चैप्टर आपने ख़त्म किया, उसका क्वेश्चन बैंक में जाओ, है ना। क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे तो देखना, आप सारे क्वेश्चंस करना, है ना, रीड करना, देखना कौन सा सेक्शन लग रहा है। मैंने क्या किया था लॉ के लिए कि आपका ये जो है ना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने, है ना। वहाँ कीवर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं उनके बुक में, और जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, है ना। और फिर क्वेश्चंस के ऊपर ना एकदम शॉर्ट में एकदम समरी लिख देता हूँ कि ये कौन सा सेक्शन के बारे में है और कौन सा टॉपिक के बारे में है। तो थ्योरी में तो मैंने यही किया था, जीएसटी में मैंने यही किया था। जीएसटी में ही मार्क्स आया होगा, टैक्स में ही रह गया होगा 1 मार्क्स। और ये जब थ्योरी के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और जब आप पूरा एक क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो उसको मार्क कर लो, सॉल्व मतलब कैसे मार्क कर लो A B C कैटेगरी में, है ना। सी में वही होंगे, एकदम ख़राब क्वेश्चन होगा, उसको देखना ही नहीं है लास्ट एग्ज़ाम के दिन। और A और B में देख लो, ए कैटेगरी लगेगा तो वो कर लेना। और शुभम सिंगल सर के बुक भी आते हैं, है ना। मतलब बुक तो आते ही है, सॉरी, उनका ना एक ड्राइव फोल्डर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेरे पास है ना। उसमें ना आपका पूरा सुपर 100 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो वो बुक के हिसाब से ही है,
तो उसको आप मार्क कर लेना बुक में और उसको देख लेना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात रहा आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन बैंक का। फिर आया आपका राइटिंग प्रैक्टिस का। राइटिंग प्रैक्टिस में भी आपका एक करण कुमार करके सर है, CA करण कुमार, है ना, वो हर अटेम्प्ट के लिए हर एक चैप्टर का क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कराते लॉ का, ठीक है। तो वो आप करोगे, उनका वीडियो देख देख के, है ना, करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो उनसे आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक चीज़ करना कि कोशिश करना कि DPQ एक हर दिन एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। शुरू में आपको थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, तो क्या करना कि बुक खोले रहना, है ना, और अपना कॉपी भी खोले रहना और दिख के लिख लेना। जब आप थोड़ा उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना और बंद करके लिखना। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका खुद से राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मेन चीज़ एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था कि मैंने 100 का 100 मार्क्स पूरा अटैम्प्ट किया था। इसके कारण मुझे इतने मार्क्स मिल गए। अगर कुछ भी छोड़ा होता ना तो दिक्कत हो गया होता। और मेरे MCQ में 24 बन रहे थे 30 में से, जिसके कारण मेरा एग्जामेशन आ गया। क्योंकि MCQ में मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। अगर आपका भी रहेगा तो आपका भी हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। और कुछ और पूछ लेना, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। भाई देखो मैं तो फाउंडेशन से आया था। मेरा शुरू से ना थ्योरी सब्जेक्ट में ज़्यादा वो था, लगाव था, एक तरीके से मेरा इंटरेस्ट था। तो किसी भी एवरेज स्टूडेंट को ना एग्जामेशन लाने के लिए अगर 3 पेपर हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट को ना अपना कोर बनाना पड़ेगा कि एकदम रिपीट रिविजन्स में ना मैं सही बता रहा हूँ 4 रिवीजन, 2 बहुत इन डेप्थ रिवीजन और 2 एकदम ऊपर से डिटेल में नहीं, जितना भी हो पाए मेन जो तुम्हें याद नहीं रह पाता, तुम्हारे वीक एरियाज है, तुम्हें पता है मेरे को लिमिट्स नहीं याद हो रही, मेरे को सेक्शंस नहीं याद हो रहे, या फिर मेरे को इस सेक्शन के पॉइंट्स नहीं याद हो रहे क्योंकि बहुत सारे हैं। तो वहाँ तुम्हें फिर वो लास्ट की 2 रिवीजन में ना वहाँ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जितनी कर पाओ, भाई लेजिट बता रहा हूँ एग्जामिशन अगर लॉ में चाहिए एज़ मच एज़ पॉसिबल ना, पिछले 3 मैं यही करके गया था, 3 अटेम्प्ट के RTP MTP। और क्वेश्चन आंसर जितनी भी आई से आएगी ना, फुल कवरेज आई से आएगी, जो क्वेश्चन जो इनके खुद के बुक में ना वो कर लो, प्लस उसमें जो MCQs वगैरह वो कर लो, प्लस केस स्टडीज़ जितनी हो पाए ना, जितनी हो पाए, मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा, जितनी हो पाए कर लो। पेपर में सेम नहीं आएंगी बट तुम्हारा एक हाथ खुलेगा, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू खुलेगा कि अच्छा अगर ये ट्रिक्स आ सकती हैं, ऐसे ऐसे बन के आ सकता है, यहाँ पे घुमा सकता है इसे, तो वहाँ पे तुम प्रिपेयर्ड रहोगे। क्योंकि मेरे पे पेपर आया, मैं पेनल्टीज़ नहीं याद करके गया था, मेरे 70+ अबव आ जाते, क्योंकि इस बार का मोस्टली पेपर ना हर दूसरे क्वेश्चन में पेनल्टी पूछी हुई थी, तो पेनल्टी याद मैंने नहीं करी थी। अगर कर लेता तो 70 के आसपास नंबर आ जाते थे। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया यही है, क्वेश्चन आंसर 3 अटैम्प्ट के RTP MTP प्योर एकदम घूट के एकदम कर लो भाई, हैंड रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा ना रिपीट वीडियोस मत देखो किसी टीचर की। जब तक हाथ नहीं चलेंगे ना पेपर पे, तुम फुल एक पेपर नहीं सॉल्व करोगे। कम से कम 2 टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो भी है ना, फुल 100 नंबर का फुल विद केस स्टडीज़ पूरा सॉल्व करो टाइमर लगा के, बढ़िया हाथ बैठ जाएगा। कसम से बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने लगाव से ये कर ली ना 2-4 चीज़ें, 60+ आराम से है। बाकी बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है, मेरा इंटरेस्ट थ्योरी में ज़्यादा था तो मैं कर भी पाया, किसी का थ्योरी में बिल्कुल ही नहीं मन करता तो शायद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी चाहे तो नहीं करेगा। बट इफ़ जिसको थ्योरी पसंद है, एग्जाम्शन लाना चाहता है, तो भाई ये स्टेप्स फॉलो कर ले तो 80 to 90% वर्स्ट केस में भी कि भाई टफ़ पेपर आ गया, मैं कह रहा आ जाएगी, एग्जाम्शन ईजी है ना। मैं सेक्शन स्कूट करके आया था, 1-2 में करे थे मैंने, और ना मैं पेनल्टीज़ लिख के आया था, फिर भी एग्जाम्शन पॉसिबल है। तो कोई सोचे कि यार सेक्शन ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, 1 में भी नहीं लिख के आया था मैं, 1-2 में बहुत माइनर कोट। ये सब करने के बाद बिना भाई तुम पे बस 2 ही चीज़ बचती है पेपर के टाइम में, तुम वो 15 मिनट कैसे यूटिलाइज़ करते हो। सबका अलग सीन होगा, वो मेरा अलग होगा, मेरे से जो हाई स्कोरर होंगे उनका अलग होगा, या जिनकी और भी एग्जाम्शन है सबका अलग होगा। बट मेनली अगर वो तुम 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, क्वेश्चन छाँट लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, जो कीवर्ड्स हैं ना लॉ में भी इम्पॉर्टेंट, टीचर्स कहते हैं नहीं इम्पॉर्टेंट, कुछ सेक्शन के कीवर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद आए ना आए, कोट करके ना उन्हें अंडरलाइन ज़रूर कर देना, हर प्रोविज़न में अंडरलाइनिंग। फिर तुम्हारा जो वो है ना केस स्टडी, जो मेन केस स्टडी होते हैं जो तुम चेपते हो वापस से, उसमें इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर अपना कंक्लूजन अंडरलाइन यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो फैक्ट है ना केस के, उसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं,
रुपीज़ में या कुछ भी वो अंडरलाइन कर देना। मैं करके आया था, प्रेजेंटेशन ना बहुत लाइक बढ़िया गया था, मुझे खुद देखने में अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई मेरा पेपर नीट एंड क्लीन हुआ है। तो पैनिक नहीं करना, ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है, बेसिक टिप्स तो भाई फॉलो करनी है। प्लस जितना रिपीट रिपीट रिपीट, 4 रिवीजन, 2 डेप्थ और 2 एकदम बस हो जाए कि हाँ भाई जहाँ वीक एरियाज़ है वो पहले कवर करूँगा, फिर जो नहीं आता आता है वो बाद में देखूँगा, एट द एंड लास्ट डे रिवीजन में देखूँगा। 2 रिवीजन बट करनी है ऊपर ऊपर से, 2 करनी है बहुत डेप्थ में। और जिस पे ज़्यादा ही टाइम है अगले अटेम्प्ट के लिए, वो एक बार तो एटलीस्ट आईसाई की रीडिंग मार ही ले पूरा डेप्थ में अच्छे से फर्स्ट रिवीजन में, तो बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे उसको। कई ऐसे एरियाज होंगे उसको लगेगा उसके टीचर ने नहीं कराए, किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, बट वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे छोटे छोटे होते हैं, हमें लगता है यार छोड़ना नहीं आएंगे, बट वही आ जाते हैं। तो कवरेज पूरी करनी जितनी हो पाए। बाकी तो भाई लक फैक्टर बहुत काम करता है इसमें, तो लक का भी काम है। बट ये 4 रिवीजन भी उस हिसाब से पॉसिबल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था। तो ग्रुप 1 देने के बाद ही ये मल्टीपल रिवीजन्स पॉसिबल हो पाते हैं। अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो आई गेस में कह रहा है 3 रिवीजन और तो जल्दी कर ले वो बंदा साथ साथ में, क्योंकि ना लॉ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बाकी टैक्स बहुत लेट ख़त्म होता है, अकाउंटेंसी भी थोड़ा लॉ के आसपास सही ख़त्म हो जाता है, किसी भी कोचिंग का हो। बट स्टिल लॉ एक कंपेरेटिवली एडवांटेज दे देता है 1 डेढ़ महीने का। तो उसमें तुम जितना कर पाओ ना कर लो, हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होंगे, वो लिटरली छोड़ भी दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े वाले उनका क्रक्स आना चाहिए तुम्हें, उन पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ, उनको ज़्यादा रट्टा मत मारो। हाँ ना, तुम्हें स्किल बेस्ड ही है, नॉलेज बेस्ड ही है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लॉजिक भी चल जाएगा। तो हाँ भाई बस यही थी टिप्स, और कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। Just my strategy for scoring good in law. First and foremost was going through every chapter. If you can't go through it using regular lectures, you can go through it using one shot videos, revision lectures, anything is fine. Next was not just reading the chapters, reading it along with questions. I used to keep my question bank along with the chapters and read it along with the chapter and finish the chapter at the same time. Also, after completing the chapter, I used to write 1 or 2 questions by setting a timer and checking how much time I am taking to write a particular answer. Next was completing other laws first. Also, I used to make some short voice notes and I used to listen to them on repeat for covering other laws. Next, coming to company laws, giving equal importance to every chapter. Even small chapters can help you score good marks as they are small and it's compact to read from it. Next is company act sections. Coming to it, I used to make a list for every chapter wise sections. Used to go through it before starting a chapter. Last and foremost is multiple revisions. There is no substitute to it. It helps to remember all the sections and everything. Use the voice notes for different chapters, small chapters as well, and sections as well. I had used Shubham sir's revision audios for everything. It helped me recall it faster, and I used to listen to it at least 4 to 5 times. इन टैक्सेशन, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और आपके पास टाइम नहीं है, देन आई वुड से फोकस ऑन जीएसटी मोर, क्योंकि जीएसटी बहुत ही सिलेबस उसका बहुत ही कम है, प्लस इजी भी है, तो स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा। प्लस अभी क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरलिंकिंग होके आ रही है हर चैप्टर के साथ। सो आई वुड सजेस्ट कि हर एक चैप्टर में हर एक कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। किस में कैसे ट्रांजैक्शंस फ्लो होते हैं, वो सब कुछ आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्लस डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, देन 5 हेड्स प्लस डिडक्शन वाली चैप्टर प्लस टीडीएस टीसीएस वाली चैप्टर, ये तो मस्ट है, ये आपको करके जाना है। बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है, देन वेल एनफ, आप क्लबिंग सेटअप ये चैप्टर करके जाना, और बेसिक्स तो है ही, अगर टाइम है तो बेसिक्स भी कर लेना, बट ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको करके जाना चाहिए। बाकी अमेंडमेंट्स भी देख लो, जैसे अपडेट रिटर्न की अभी आया है अमेंडमेंट्स, और जनरली अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन डीटी का नहीं आता, बट स्टिल आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज भी आ सकती है। इन
हेलो गाइस, ये तन्नव के 70 मार्क्स की स्ट्रेटेजी है। हम पे उसकी ऑडियो नहीं है तो हमने सारी चीज़ें लिख दी है। तो आप एक वीडियो पोस्ट कर लीजिए और जैसे ही वीडियो पोस्ट करके आप सब पढ़ लें तो आप वीडियो रिज्यूम कर लीजिए, फिर आप कोस्टिंग पे आ सकते हैं। Hi everyone. So today I'm gonna share my costing exemption strategy. तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 8 चैप्टरों में मास्टरी करनी होगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चंस आए इन चैप्टरों से तो आपके मार्क्स बहुत कम ही डिडक्ट हो, ज़्यादा ना हो। मेरे केस में ये चैप्टर्स थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सर्विस सेक्टर, ओवरहेड कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर थे, वो मेरे 20 सब चैप्टर्स थे, उसमें मेरे मार्क्स कट जाते थे, क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैंने उनको साइड में रखा हुआ था ना। एक तो आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। एमटीपी अगर आप दे सकते हो तो दे लो, या मॉक टेस्ट पेपर किसी वेबसाइट से दे सकते हो दे लो। नहीं दे पाओ तो एक टाइमर लगाओ 3 घंटे का, और कोई किसी भी पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो 3 घंटे के टाइमर में अपने, फिर उनको चेक करो। कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपके आसानी से एग्जामेशन आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ एक टिप जो एग्ज़ाम टाइम में आपको यूज़ हो सकती है, जो अपन को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उस टाइम को आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और वो कैसे? सबसे पहले 6 क्वेश्चन तो हटा दो, क्योंकि वो थ्योरी वाला है, कुछ ही बच्चे होंगे जो थ्योरी वाला क्वेश्चन करेंगे। नाउ फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, उसके जो पार्ट्स है उनके आगे लिखो ए या बी पेंसिल। ए का मतलब है आपको ये क्वेश्चन आता है, वो चैप्टर्स है जो आपने अच्छे से किया था। बी का मतलब है आपको ये क्वेश्चन ठीक ठीक से आता है, ये आपके वीक चैप्टर में से है। और सी का मतलब है, सी भी लगाना, सी है जो आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आता, आपको पता है कि ये तो अपने मार्क्स नहीं आने वाले इसमें ना। सेकंड थिंग, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिसमें कम टाइम लगे उसके आगे लिख दो क्वेश्चन 1। क्या सबसे पहले जब 15 मिनट खत्म हो जाएंगे सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन 2 लिखो, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 पेंसिल से करना, कि अगर बाद में इन्विजिलेटर कहे कि आपने क्यों किया तो आप कम से कम इरेजर से मिटा तो दो। इसके बाद में आप जब क्वेश्चन लिखने बैठो तो जो जो होता जाए उसको करते जाओ। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके एक पेज की जगह 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसी पे मत रखे रहो, टाइम की बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। और आई वुड से कि जितने भी हर क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको नए पेज में करना। ये नहीं कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया तो उसका ए पार्ट है, ए पार्ट के जस्ट खत्म होने के आपने बी कर दिया, नहीं, बी को बस नेक्स्ट पेज पे करो, इससे अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। इसके बाद में अब आपने जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, 15 मिनट हो गए, आपने आंसर में स्टार्ट कर दिया, आप श्योर हो कि हाँ मैं 30 मार्क्स के पेपर कर लिया है अब तक डिस्क्रिप्टिव वाला, और इसने मेरे कम से कम 20 to 25 तो आ ही जाएंगे। फिर एमसीक्यूज में जाओ, एमसीक्यूज को लास्ट के लिए मत छोड़ो, उसको अभी कर लो क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचता। अब एमसीक्यूज हो गए, अब आपके जितने बचे हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करो। फिर जब टाइम बचता है और अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा तो उसको कर लो। एमसीक्यूज को पर बीच में ही करना, एंड में मत छोड़ना, दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम बात करें कॉस्टिंग जैसे एग्ज़ाम में हम एग्जाम्शन कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि लाइक जैसे कि हम सबको पता है कि कॉस्टिंग जो है एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो सिर्फ इसको रट के हम पास नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एंड जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान स्ट्रैटेजी लाइक मैंने जो तरकीब रखी थी वो ये था कि लाइक मैंने 3 स्टेजेस में इसकी पढ़ाई करी है। फर्स्ट स्टेज जब मैंने लेक्चर्स लगाए इसके, साथ ही में मैंने आईसीआई मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस करे थे। एंड साथ ही ये साथ मैं जहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहा था मैंने उसको मार्क करे एंड उसको सॉल्व भी किया मैंने साथ के साथ, और उसको मार्क भी करा नेक्स्ट रिवीजन के लिए, ताकि मैं उसको जब इसको नेक्स्ट रिवाइज करूँ तो मैं देख सकूँ इसको। एंड सेकंड स्टेज में जब मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट करा
तो मैंने एमटीपीज़, आरटीपीज़ एंड पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन लगाए एंड साथ के साथ मैंने उन क्वेश्चंस को भी देखे जो मैंने अर्लियर मार्क करे थे स्टेज 1 में, जब मैं अपनी क्लासेस ले रहा था। एंड फिर उसके बाद जब मैंने अपनी सेकंड रिवीजन करी, तो उसमें मैंने ज़्यादातर एमटीपीज़ एंड जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वही सॉल्व करे थे मैंने। एंड उस टाइम जब मैंने जो पहले क्वेश्चन मैंने कर रखे थे उन जिनको मैंने मार्क कर रखा था, उनको खाली रिव्यू करा था। तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट। एंड तो थर्ड स्टेज में मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करे ऑब्वियसली, पीवाईक्यूज़, एमटीपीज़, आरटीपीज़ एंड साथ ही मैंने जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज में क्वेश्चंस करे थे उनको मैंने ऊपर से रिव्यू करा एंड पूरे चैप्टर्स को मैंने अपने नोट से रिवाइज़ करा जो मैंने खुद बनाया था फर्स्ट स्टेज में लेक्चर्स लेने के दौरान। तो जहाँ तक है ये सब चीज़ें हेल्प करी इन चीज़ों ने मुझे एग्ज़ाम्शन लाने में। एंड मैं यही कहूँगा कि कॉस्टिंग में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने मतलब आपके चांसेस बन जाएँगे अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इसमें। हेलो। ऑडिट सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट सब्जेक्ट में मैंने 71 स्कोर करे थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, लाइक नंबर ऑफ रिविजन्स और कीवर्ड्स पे फोकस करके चलना। लाइक फॉर एग्जांपल, और एमसीक्यूज मेरे लिए गेम चेंजर थे। मैंने आई से कि एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करी थी और नंबर ऑफ रिविजन्स लाइक मैंने बहुत ज़्यादा करी थी। नंबर ऑफ रिविजन्स अप्रॉक्स 3 रिवीजन मैंने की थी। उसके हिसाब से फिर ये स्कोर बना, लाइक। और ऑडिट को लिखते समय हम जो पूरी लाइंस रटने पे आ जाते हैं ना, रादर देन मैंने इस पे फोकस किया ताकि लाइक कीवर्ड्स क्या है कि लाइक अगर हम ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो उसमें रीजनेबल एश्योरेंस है, पर फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, ऐसे जो वर्ड्स है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फिर उसके नीचे उसके 4 पॉइंट आते हैं, उसके नीचे उसके एनालिसिस लिखना पड़ता है। तो उसमें फिर उसका पहला क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। मतलब ये जो टेक्निकल वर्ड्स है इस पे आपको फोकस करके चलना है। एंड ऑडिट में यही है, अगर आपको क्वेश्चन देख के आपको आंसर आता है तो आप लिख लेंगे और इसमें आप झंडे गाड़ सकते हैं। लाइक मैंने आज तक तो देखा लॉ में फुल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पर मेरी जैन 26 की सर्टिफाइड आई, उसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस में लाइक 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। तो उसमें वही है, अगर यू नोट दैट 3-4 पॉइंट्स तो मतलब आप स्कोर कर सकते हो। वही ऑडिट में। और क्वेश्चन बैंक के लिए विथ एवरी रिवीजन क्वेश्चंस को कट डाउन करते जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे 210 है तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन है तो पहले आप उसका कंटेंट पढ़ो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर कंटेंट देखो कि स्टडी में क्या दिया हुआ है, फिर हाथ उसके आंसर पे हाथ रख के देखो, पॉइंट्स को रिकॉल करो। अगर आपका पढ़ा हुआ आपको याद आ गया तो उसको कट करते चलो और नेक्स्ट रिवीजन में से क्वेश्चंस फिल्टर आउट करते चलो। एट द एंड आपके पास ऐसे हर टॉपिक के लाइक हर चैप्टर के अपने 11 चैप्टर है, वैसे लाइक टॉप 50 टॉप 60 ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप लास्ट 1.5 डे में रेफर कर सके। लाइक किसी टीचर को रेफर करने से अच्छा अपने खुद के मार्क क्वेश्चंस देखो। और एडिशनल पॉइंट फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा ऑडिट लिख लिख के करो, मैंने तो नहीं किया था। जनरली जो ए कैटेगरी क्वेश्चंस आपके जो बनते जाएंगे ना हर चैप्टर में, फॉर एग्जांपल अभी हर चैप्टर में कोई एरियाज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाला एक क्वेश्चन है, वो आज तक इंस्टीट्यूट ने टारगेट नहीं किया था। ऐसे एरियाज पे फोकस करके चलो। अब उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है कि लाइक रैशनल है, फॉर एंगेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन, एरिया ऑफ सब्जेक्टिव, रीजनेबलनेस, ऐसे कुछ तो भी 3 पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 6 में। फिर ऑडिट फाइल की जो लैंग्वेज है लाइक कंप्लीट असेंबली, उसकी डेफिनेशन लाइक वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे 500 में इंक्वायरी वाला पार्ट है तो उसको थोड़ा करके चलिए, उससे आपका ऑडिट हो जाएगा। और नंबर ऑफ रिविजन्स,
वापस मैं वही बोलूँगा, नंबर ऑफ रिवीजन लास्ट टाइम में मेरे 51 थे, इस बार वो 71 हुए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। Hello, we have some audio issue in her strategy also. So you have to just stop the video and read her whole strategy, then continue to the FML. सो मेरे FMSM की स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने FM में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, प्रैक्टिकल वाले सातों के सातों मैंने अच्छे से किए थे। SM में मैंने 3 चैप्टर किए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। वैसे तो SM में आप कोई भी चैप्टर स्किप मत करो अगर हो सके, बट फिर भी एटलीस्ट आपको 3 चैप्टर तो करने चाहिए। और पेपर के टाइम पे SM में कीवर्ड्स का ज़रूर यूज़ करो, और कीवर्ड्स के नीचे ना लाइन कर देना ताकि वो हाईलाइट हो। और FM के लिए मैंने नमित अरोरा सर की रिवीजन वीडियोस देखी थी, उनके मुझे अच्छे लगे। वो बार बार हर टॉपिक के बारे में खूब सारे क्वेश्चंस करवा रहे थे। एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे पहले मैंने FM ली, FM का मैंने पेपर कंप्लीट किया, फिर मैंने MCQs किए। MCQs अगर आप देखो तो SM के ज़्यादा सिंपल होते हैं, मतलब अगर आप उनका लास्ट क्वेश्चन पार्ट ही पढ़ लो उससे भी आप आंसर कर सकते हो, बट फिर भी वह केस स्टडी भी पढ़ लेना। दैन इसके बाद मैंने SM किया था, फिर जो लास्ट में क्वेश्चन बच गए FM के या SM के वो मैंने लिए थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैनिक मत करना। जैसे कि Jan 26 के पेपर में वो रेशियो वाला एक क्वेश्चन आया था, तो उसको देखकर बाकी क्वेश्चन में भी मेरी हल्की हल्की दिक्कतें हो गई थी। तो पैनिक मत करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप करो, बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से करो ताकि आपको वो आते हैं, आपके मार्क्स तो आए उनमें। अगर आपका SM अच्छा है तो SM के पाँचों चैप्टर करो पूरे, बट SM में रिलेटिवली आपको कम मार्क्स मिलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल के हिसाब से आप नहीं लिख सकते। बट अगर फिर भी आपका SM अच्छा है तो ठीक है, सारे चैप्टर करो। और FM में अगर आपका FM वीक है तो एटलीस्ट जो 5 चैप्टर हैं, डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो और लेवरेज, ये आपके अच्छे से होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर आपको वीक लग रहा है फिर भी उसे क्वेश्चंस देख लो कैसे करना है। तो भाई देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या करा था, मैंने ना रेगुलर बैच पूरा होने के बाद नमित अरोड़ा सर के बूस्टर प्रैक्टिस बैच को रेफ़र किया था, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो व्हाट डिड आई डू, मैं पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखता था जो लेक्चर में सबसे पहले होती है, बट उसके बाद सर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट मैं वो क्वेश्चन डिस्कशन पहले नहीं देखता था। मैंने एक बार एक्सप्लेनेशन देख ली, उसके बाद आई पॉज द लेक्चर एंड देन आई ट्राई टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में कोई एरर आ जाता है या आई एम मेकिंग सम मिस्टेक या आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, देन आई सीक एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम जो सर इंडिविजुअल क्वेश्चंस का बता रहे हैं। मैं पहले ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहा था, जिससे क्वेश्चन जब मैं सोल्व करने बैठा हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी वैसी फील आ रही है लाइक आई एम इन एग्जाम हॉल, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन का बिल्कुल कोई प्रायर रेफरेंस नहीं है कि कैसा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ से सर की एक्सप्लेनेशन देखने से पहले क्वेश्चन करने से क्या चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जो कि एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्प करता है। तो FM के लिए स्ट्रेटजी थी, मैंने ये चीज़ें रेफ़र करी थी। सर का बूस्टर प्रैक्टिस बैच वाला ही सारा मटेरियल मैंने रेफ़र करा था। वो वाला मटेरियल मैंने एक बार तो प्रॉपर रिटर्न सोल्व किया था, उसके बाद 1-2 बार मैंने गो थ्रू भी कर लिया था। लाइक जैसे एक बार सारे कर लिए, उसके बाद गो थ्रू भी कर लिया, वो भी आई डिड। बाकी उसके बाद मैंने ज़्यादा तो किसी टीचर का कोई मटेरियल रेफ़र नहीं करा, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट 1-2 टीचर्स के ना लाइक 1-2 चैप्टर्स रेफ़र करे थे मैंने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैंने नमित सर का ही रेफ़र करा था एंड आई फोकस्ड कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो हो ही जाएगा, इस अप्रोच से किया था। एंड फॉर SM, मेरी माई SM प्रिपरेशन वॉज नॉट सो गुड एग्ज़ाम टाइम पे। तो जो 4 दिन की छुट्टियाँ मिली थी एंड उससे पहले भी 1 वीक बिफोर दैट मेरे को मयंक सराफ सर के लेक्चर मिल गए थे यूट्यूब पर। CA मयंक सराफ आप सर्च कर सकते हैं, उनके लेक्चर मिल जाते हैं। तो मैंने उनके लेक्चर्स अच्छे से देखे एंड हर चैप्टर के बाद मैं उन जो क्वेश्चंस थे ना, किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक उठा लो, उसमें क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करो अच्छे से और कई क्वेश्चंस लिख के देखो। SM को मैंने एक चैप्टर कर लिया, ये नहीं है कि वो छोड़ दिया, नहीं।
आई एम गिविंग इट मल्टीपल रीडिंग्स, तब तक रीडिंग्स दे रहा हूँ, जब एक ही दिन में 4 बार रीडिंग दे रहा हूँ चैप्टर को एक ही दिन में, तब तक कुछ छप नहीं रहा है दिमाग में, क्योंकि एसएम और ऑडिट में हम पता है कि कीवर्ड्स लिखने होते हैं सेम, तो उसे बार बार रीड करो जब तक वो छप ना जाए। और क्वेश्चन बैंक कर सोल्व करके ये देखो कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें लिखना क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद हो पर क्वेश्चन अगर ट्रिकी आ गया, वो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो वो भी यूजलेस हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को भी उस टाइम पे प्रॉपर टैकल करना आना चाहिए, ये दोनों चीज़ें टेक केयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई तो हम सितंबर के लिए भी ऐसी लाइन इससे बड़ा वर्जन लेके आएंगे, जिसमें हम वीडियो के साथ सब कुछ लेके आएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट करें।